हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग उदय सर पे। कैसे हो सभी लोग। आज की इस क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 जनरल साइंस के एमसीक्यू कराने वाला हूं। आप सभी को पता है कि आपका कोस्ट गार्ड का जीडीडीबी यांत्रिक का एग्जाम इस मार्च मंथ के या तो मिड में होगा या तो अंत में होने वाला है। तो आपकी 10 नंबर की साइंस आती, तो मैं आपको इसको कंप्लीट पक्का कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। कल मैंने आपको 43 क्वेश्चंस करा दिए थे, बचे हुए रिमेनिंग आपके 57 क्वेश्चन मैं आज आपको इसी क्लास में कराने वाला हूं। तो चलिए जुड़ जाइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए शुरुआत करा जाए। 43 हो गए थे, 43 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट मेलेबल। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मेलेबल है। मेलेबल का मतलब होता है जिसको आप सबसे ज्यादा खींच सकते हो। तो वैसे तो होता है एयू अर्थात गोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एयू गोल्ड ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर एजी अर्थात सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वुड पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस में होगी। रेज्ड हैमर उठे हुए हथौड़े में, ब्लोइंग विंड चलती हुई हवा में, रोलिंग स्टेन है ना, या फिर मूविंग बुलेट किसी बुलेट में। तो देखो इन सब में वेलोसिटी होगी, इसलिए इसमें तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन जब हैमर को उठा के आप रखे रहोगे तो वहां पे आपकी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा होगी। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। आपको बताना है कि नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है। ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं नेचुरल गैसेस, तो नेचुरल गैस हम लोग मीथेन को बोलते हैं। मीथेन एक नेचुरल गैस भी है और ये हाईली एक्सप्लोजिव गैस भी है। और ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, एक आपके मार्शी एरिया अर्थात दलदली स्थानों पे ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सिलिकॉन पॉसेस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका होता है 14। अगर आप फिल करोगे तो 2, 8, 2, 10 और लास्ट में आएगा 4। आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन में कितने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4। इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द एलिमेंट हैविंग टेट्रा एटॉमिसिटी। टेट्रा परमाणुकता वाला कौन है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं हीलियम, तो हीलियम को हम लोग H ही लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग N2 लिखते हैं, फास्फोरस को हम लोग P4 लिखते हैं और क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो टेट्रा एटॉमिसिटी किस में आ रही है, वो फास्फोरस में आ रही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस। और ऑल्सो आपको याद रखना है कि जो माचिस होती है उसमें कौन सा फास्फोरस होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो उसमें आपका जो होता है वो रेड फास्फोरस अर्थात लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेप्शन टू दिस यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऐसा कौन सा इनमें से मेटल है जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी को शो करता है। गैलियम, कॉपर, आयरन, सोडियम। देखिए ये जो आपका गैलियम है ये थोड़ा जो है कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्टिंग होने लगता है। जबकि मेटल्स का थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जबकि गैलियम बहुत जल्दी मेटल होने के बाद भी इतनी जल्दी ये मेल्ट होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जर्मन सिल्वर का घटक है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो, कजिन। क्या याद कर लो, कजिन। याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे, है ना, कि कजिन अगर आपको याद हो गए तो बहुत बढ़िया है। कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल, इसमें हाँ रजत जो आपका जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं होता, ये भी याद रखना। तो इसमें क्या होता है, कॉपर जिंक और निकल अर्थात कजिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड। सभी अम्लों में कौन सा एलिमेंट होता है। नंबर 1 ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है। तो जितने भी आपके एसिड होते हैं उसमें H+ अर्थात हाइड्रोजन होता है, और जितने आपके बेस अर्थात क्षार होते हैं उसमें आपका मोस्टली OH- आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, KMn2O4, K2Mn2O4 या K2Mn2O2।
तो देखिए अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाटर रिमेन्स कूल इन द एथरनेट पॉट। जो आपके इथरनेट पॉट होते हैं उसमें कैसे आपका जो पानी होता है वो आपका ठंडा बना रहता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके घड़े होते हैं या सुराही होती है उसमें कैसे पानी आके ठंडा बना रहता है। सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा, यानी सब्लिमेशन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस के द्वारा, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। लिक्विफिकेशन यानी द्रवण की वजह से, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका सुराही या घड़ा होता है ना, वो आप लोग चीनी मिट्टी वाला जो देखते हो उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से यानी ये होल से क्या होता रहता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती रहती है, जिसकी वजह से पानी हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। किसमें, जो घड़े का, सुराही का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइडियल रेंज कौन सी है, वह रेंज बताइए जिसको आम मनुष्य सुन सकता है। लेस देन 20 हर्ट्ज, या 20 to 20,000 हर्ट्ज, 21,000 to 50,000 हर्ट्ज, या 100 to 20 हर्ट्ज, है ना। अच्छा जी, अगर आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड को तीन वे में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका लेस देन 20 हर्ट्ज, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज की कम फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य, ऐसी तरंगे जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसको ज्यादातर जानवर सुन पाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गेंडा, शेर। इवन आपसे पूछेगा भूकंप की तरंगे कैसी वेव है, तो ये इंफ्रासोनिक है। क्यों, क्योंकि भूकंप की तरंगे 5 हर्ट्ज से कम की होती हैं। अच्छा, जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं उनको हम लोग सोनिक वेव यानी श्रव्य तरंगे बोलते हैं। इसी को आम इंसान जो है वो सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से जो अबव होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव जो आपको देखने को मिलेंगी वो आपको सोनार नाम की डिवाइस में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, उसमें मिल जाएगा। ये आपके बैट अर्थात चमगादड़ भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। इनमें से अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। बिटर एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, ये कड़वे होते हैं और लाल पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को। या ये फिर खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। या ये फिर खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। या ये कड़वे होते हैं और क्या कहते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर देखो, एसिड की खास बात क्या होती है, ये खट्टे होते हैं। जैसे आपने देखा दही कैसा होता है, खट्टा होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो आपका दही हो गया स्योर अर्थात खट्टा। और ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर होता है, उसको लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na+। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 का मतलब हो जाएगा 2, 8, 2, 10 और 11 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से बोले प्लस, Na पे पॉजिटिव चार्ज आने के पास मतलब क्या, इसके पास कुछ ज्यादा था, इसने किसी को डोनेट कर दिया, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने डोनेट कर दिया। तो इस केस में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा, 2, 8 यानी 10। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव पॉइजनस गैस। जब ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता है तो उनमें से कौन सी जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक ग्रीन हाउस गैसेस भी है, इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर भी राइज करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, है ना, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखो अगर आपको याद हो तो R इज इक्वल टू होता है ρL/A। और ये जो रो लिखा हुआ है ना राजा बाबू, इसी रो को हम लोग रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बोलते हैं। अच्छा चलो इसका मात्रक निकालते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अच्छा, रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, रजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ओम मीटर। और ऑप्शन नंबर डी में ओम मीटर इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस।
बताइए इनमें से कौन सी एक लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने से कौन हंसी आने लगती है? तो आप लोगों ने हाउसफुल मूवी भी देखी होगी। N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड वो गैस होती है जिसको सूंघने से हंसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दी एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस। आपको बताना है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 13, 12, 15, 14। तो देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। कितना होता है राजा बाबू? 15 होता है। 14 लगा दिया, 15 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज फॉर द टीबी। टीबी के लिए कौन सी, टीबी बताइए, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं? ओपीवी, एटीएस, बीसीजी या डीपीटी। तो देखिए टीबी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बीसीजी है। नीचे कमेंट करके मैं आप लोग आंसर बताना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। मैं देखूंगा कितने लोग ये सेशन को पूरा देख रहे हैं। आपको बताना है कि टीबी डे कब मनाते हैं। आपको ये बताना है कि टीबी डे कब मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी पानी का वाष्पीकरण होना, लोहे का क्षरण होना यानी उसमें जंग लगना, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, मिक्सर ऑफ शुगर एंड सैंड। देखिए वाटर का वाटर वेपर में बदलना, यहाँ तो ये फेज बदल रहा है, मतलब पहले एक सॉलिड फेज थी लिक्विड में कन्वर्ट हुई या लिक्विड से गैस में, तो ये फेज चेंज होना ये आपकी फिजिकल चेंज कहलाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी आपका कैसा है? फिजिकल चेंज है, पहले आपका सॉलिड में था अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। लेकिन आपका जंग लगना ये एक केमिकल चेंज है। आयरन था उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली और एक न्यू सब्सटेंस बना दिया आयरन ऑक्साइड, तो ये आपका एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। डिस्प्लेसमेंट मतलब है ना, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की रेट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड जो है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन। इनमें से मानव शरीर के मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहते हैं? सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम या पॉन्स या मेडुला। तो सेरिबेलम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रेन यानी छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और हमारे ब्रेन में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है उसको याद रखना, उसको हम लोग प्यूटरेटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। प्यूटरेटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड अर्थात मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। आपसे पूछा आयनिक बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, द कंबाइंड एटम्स ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, द टू मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट या शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। देखो आयनिक बॉन्ड, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये हाईली निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के बीच में आयंस को शेयर करते हैं और बन जाते हैं। तो ये आपका अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज आयन की वजह से ये आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब आप इनको जल्दी गला नहीं सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा खतरनाक होता है, आप इनको जल्दी तोड़ ही नहीं सकते हो, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गन्ना। गन्ना केन सुगर अर्थात चीनी का सूत्र क्या होता है? H2CO3 होता है, C6H12O3, H2CO2 4 या C12H22O11। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना। और अगर आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ ले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, याद रखना C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्रिंकिंग सोडा जो होता है पीने वाला सोडा, अक्सर कर आपने देखा होगा जब स्कूल की छुट्टी उट्टी होती है तो वहां पे बढ़िया 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का कंचा वाला कोला लगाया रहता है, वो ड्रिंकिंग सोडा मोस्टली होता है। ये कैसा होता है नेचर में? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक इन नेचर। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या होता है? डायमंड, कोल, चारकोल, ग्रेफाइट। हम सभी लोग जानते हैं कार्बन का सबसे ज्यादा कठोर फॉर्म होता है
डायमंड होता है। कौन सा होता है? डायमंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ। ऐसा कौन सा स्तनधारी जीव है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, डॉल्फिन या फिर डियर? द करेक्ट ऑप्शन विल बी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, a substance has definite shape as well as definite volume. The substance is, एक पदार्थ का आकार निश्चित होने के साथ साथ निश्चित आयतन भी होता है। बताइए, गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का या एनी ऑफ दिस इनमें से किसी का भी? तो करेक्ट आंसर जो है सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल इतने पास होते हैं कि वो इधर उधर बह ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपके फोन है, अब फोन का ऐसा थोड़ी ना कि इधर बहता उधर बहता, वो फिक्स शेप रहता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है ना, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है तो कौन सा सब्सटेंस बनता है? तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सोडियम की रिएक्शन करानी है इथेनॉल से, यानी C2H5OH से। तो देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5O और Na ये मिल करके आपका क्या बना देता है? सोडियम एसीटेट बना देता है, C2H5O Na, और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो ये आपका सब्सटेंस बनता है, मतलब यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बताइए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? देखो, ये एल्केन कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। पहली बात तो प्रोपेन के लिए कार्बन नंबर ऑफ 4 होने चाहिए, होने नहीं, कार्बन 4 की 3, 4 के लिए तो ब्यूट होता है ना, 1 के लिए मेथ होता है, 2 के लिए आपका एथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है। तो 3 वाला यही दिख रहा है, करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। बर्फ का गलनांक कितना होता है? अब देखिए, बर्फ का गलनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। अच्छा, यहाँ पे सारा केल्विन में लिखा हुआ है। आपको पता है कि -273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगर आप इसे 100 बनाना चाहते हो तो 100 आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस का 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जोवियन प्लैनेट किसे कहते हैं? जोवियन प्लैनेट क्या कह रहे हैं कि बिटवीन इनर प्लैनेट या आउटर प्लैनेट आफ्टर एन एस्ट्रॉइड बेल्ट, बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड, या प्लैनेट आफ्टर द अर्थ। देखिए, मरकरी है ना, वीनस, अर्थ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। मरकरी मतलब बुध ग्रह है ना, फिर वीनस मतलब शुक्र ग्रह, फिर उसके बाद अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है, फिर है ना, ये सब इनर प्लैनेट कहलाते हैं। बीच में आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। उसके बाद आपका कौन सा ग्रह आता है? जुपिटर यानी बृहस्पति आता है, फिर सैटर्न शनि ग्रह आता है, फिर यूरेनस अरुण ग्रह आता है, फिर नेपच्यून अर्थात वरुण ग्रह आता है। MVEM सन, ये हो गए आपके। तो इधर वाले प्लैनेट को हम लोग जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और ये जोवियन प्लैनेट आपको कहाँ दिख रहे हैं? आफ्टर द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आफ्टर एन एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट के बाद होता है। और आपसे पूछेगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके मार्स यानी मंगल ग्रह है, और जे फॉर जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच में आपके ये एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट हैव द नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट मोर देन मार्स। देखो, मंगल ग्रह की कितनी सैटेलाइट होती हैं? 2 सैटेलाइट होती हैं। एक का नाम है फोबस और एक का नाम क्या है? डीमोस। फोबस और डीमोस इसकी 2 सैटेलाइट है। अर्थ की आपकी केवल एक ही सैटेलाइट होती है। वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है, नेपच्यून की आपकी 14 सैटेलाइट होती हैं। तो इसलिए मंगल ग्रह से ज्यादा, सबसे ज्यादा नेपच्यून अर्थात कौन से? वरुण ग्रह की होती है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बताइए, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। अर्थ देखो, 2 ग्रह ऐसे हैं जो वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब लगाते हैं। उनका नाम है क्या? जल्दी। अच्छा, पृथ्वी का है ना, 2 ग्रह कौन कौन से? यूवी। यूवी का मतलब होता है यूरेनस, और वी फॉर होता है वीनस। अरुण और वरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं, अरुण और वरुण ग्रह ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे वेस्ट टू ईस्ट
चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब लगाते हैं। जितने भी ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाएंगे वहां पे सनराइज कैसे होगा, पूरब दिशा में होगा। इसलिए पृथ्वी में सन कैसा किधर से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाता है। जबकि यूरेनस और वीनस में ये चक्कर कैसे लगाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। इसलिए इनमें सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? सन की टोटल 6 लेयर होती हैं और सन की वह लेयर जो बहुत ज्यादा चमकती है उसे हम लोग, या हम जिसे देख सकते हैं उसे हम लोग फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल कहते हैं। Which of the following is not based on the heating effect of electric current? इनमें से कौन सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस नहीं है? तो माइक्रोवेव नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर जब तार में करंट फ्लो करता है तो तार गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो जलना शुरू करता है। बल्ब भी वही इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, आयरन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइक्रोवेव में सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज इन द हीटिंग एलिमेंट? हीटिंग एलिमेंट में जैसे आपने देखा होगा जो हीटर का वायर होता है वो नाइक्रोम का वायर होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले गर्म होता है फिर ये जलना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्रू सोलर सेल, सोलर सेल में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? बताइए, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी? तो भाई आपकी सोलर सेल में सोलर एनर्जी जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बड़े बड़े हम लोग सोलर पैनल लगवाते हैं, सन इसको सोलर एनर्जी देता है, फिर इससे हम घर में लाइट, पंखा, टीवी, कूलर, एसी सब चला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 600 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉन फ्रॉम करंट 40 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, what current will be the heater draw if the potential difference is increased by 1200 वोल्ट? अच्छा, जब 600 वोल्ट का लगाते हैं तो 40 एम्पियर का करंट आता है, अगर 1200 वोल्ट का लगाए तो करंट क्या आएगा? यार बड़ा सिंपल सा आंसर है। पूछो कैसे? I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर होता है कि नहीं होता है? अगर मैं यहाँ से R निकालू तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। अब पोटेंशियल आपको 600 दिया है और यहाँ पे I दिया है 40, 0 से 0 कैंसिल, मेरे ख्याल से R आ जाएगा 15। अब सेकेंड केस में आते हैं, हमें निकालना है आई, तो आई बराबर हो जाएगा V बाई आर। V कितना दिया है? 1200, R कितना दिया है? 15, 15 एकम 15, 15 8 120, 80, तो 80 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप 1200 वोल्ट का लगाएं तो करंट 80 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, और नहीं तो दूसरा क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, है ना। अगर आपका R कांस्टेंट है तो I डायरेक्ट V पे डिपेंड करता है। I1 इज इक्वल टू V1, I2 इज इक्वल टू V2, ऐसे समझ लो, है ना। I1 अपॉन I2 बराबर V1 अपॉन V2। पहले में करंट आपका कितना था राजा बाबू? तो पहले में करंट आपका था 40, दूसरे में आपको निकालना है, पहले में पोटेंशियल था 600, दूसरे में कितना हो गया? 1200, 20 20 खत्म, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 को इधर भेज दो, I2 बराबर 40 एम्पियर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे निकाल लो तब भी आंसर आ जाएगा, वैसे निकाल लो तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, घर में जो फ्यूज वायर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। काहे के लिए लो करा जाता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब पहले के टाइम क्या होता था, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा आता था तो घर में फ्यूज जो आपके होते थे ना वो जल जाते थे। तो अब क्या उनका इतना लो पोटेंशियल, लो जो है मेल्टिंग पॉइंट कर दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए एमसीबी है, तो एमसीबी में क्या होता है, जैसे वोल्टेज हाई होता है तो एमसीबी गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूज वायर बहुत लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है वो गिर जाता है और जो शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द टोटल रजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टेंस। इन 3 रजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टेंस निकालना है। 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 5, इन सभी को सॉल्व कर लेना। अच्छा, आपका कितना एलसीएम आ जाएगा? एलसीएम सॉल्व कर लो, अप्रोक्स आपका 2.20 ओम आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल सा है ये। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वन द ऑब्जेक्ट ऑफ 10 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, U बराबर होता है राजा बाबू mgh। मास कितना दिया हुआ है? 10, ग्रेविटी कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 10,
10 10 10 बराबर 1000 जूल। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और सीजीएस में पूछता तो डाइन हो जाती है ना। अच्छा, ये भी लिखा है किलोग्राम में। ओके ओके, यहाँ पे सारी ही फोर्स की यूनिट है, ये भी न्यूटन भी है, डाइन भी है और ये भी है। कहोगे सर जी ये वाली कैसी है? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वहां से भी निकाल सकते हो, मिल जाएगी आपको, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। बर्फ पे चलना क्यों इतना कठिन है? एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, लेस इनर्शिया या मोर मास। देखिए, बर्फ पे चलना राजा बाबू इसलिए कठिन है क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर ही होता है, घर्षण का भाव होता है। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी ग्रेविटी। ओके, 10 किलोग्राम 10 मीटर, वो तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए, द ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो F बराबर क्या होता है? mg होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। ग्रेविटी इंक्रीज तो फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। ये बताइए, एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। अगर हम इस इक्वेटर से इधर नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं तो ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है राजा बाबू? नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज ही होता है। आप ऊपर जा रहे हो, इंक्रीज ही करेगा, याद रखना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो वैसे ही ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे सबसे कम होती है और सेंटर में सबसे जीरो होती है। जो ये सेंटर होता है, यहाँ पे ग्रेविटी जीरो, इस इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे सबसे कम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलोज न्यूटन विच लॉ। न्यूटन के पहले लॉ को हम लोग इनर्शिया लॉ के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल, तो बताइए क्या डबल हो जाएगा? एक्सेलरेशन डबल होगा? ना ना ना। मोमेंटम डबल हो जाएगा, एग्जैक्टली। P इज इक्वल टू mv। अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया तो मोमेंटम अपने आप 2 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन सर्कुलर मोशन। आपको बताना, सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड जो होती है वो बदलती नहीं, वो स्पीड वो आपकी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। जब कुएं से पानी को निकालते हैं तो क्या होता है? आप पुश करते हो या पुल करते हो? तो आपको खींचना पड़ता है, खींचने की ताकत लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट में करता है और साथ में कॉस थीटा यानी एंगल पे भी करता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करता है, फोर्स पे करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है, किस पे नहीं करता है? वेलोसिटी अर्थात सी पे नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाटर स्टोर्ड इन डैम। बांध में जो जमा हुआ पानी होता है वो कैसा होता है? अब पानी रुक गया है तो रुकने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा अर्थात संभावित ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक बॉडी जिसका वजन 50 किलोग्राम है वो 44 स्टेप सीढ़ी चढ़ता है 10 सेकेंड तक। इफ द हाइट ऑफ द ईच लैडर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। देखो यहां से यहां तक ऐसे करके कोई एक लड़का चढ़ रहा है ना। अब ये मान के चलो ये लड़का जो है यहां से यहां तक टाइम बराबर 10 सेकेंड में पहुंच जाता है। अच्छा, एक जीने की जो हाइट है वो आपकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है और टोटल कितने? 44 स्टेप चल रहा है। राजा बाबू मैं कहूं आपसे कि 44 स्टेप चल रहा है ना। और क्या एक कितने का है? 15 का। तो 44 इंटू 15 जरा करो, तो 15 चौको 60 का जीरो हासिल लगा 6, 15 चौको 60 से 66। मैं ये कह सकता हूँ क्या है वो 660 सेंटीमीटर चला। कह सकता हूँ क्या भाई? एक जीना 15 सेंटीमीटर ऊंचा है और वो टोटल 44 जीने चढ़ा है तो 660 सेंटीमीटर ऊंचा चला। या मैं कह सकता हूँ 6.6 मीटर वो ऊंचा चला। अच्छा, अब आपसे अगर पूछे कि यहाँ पे बताइए, अच्छा एनर्जी निकालते हैं तो राजा बाबू एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी यहाँ पे U बराबर mgh लगा सकते हो। लड़के का मास कितना है? 50 किलोग्राम। ओके, ग्रेविटी आपकी दे रखी है 10, हाइट आपकी कितनी दे रखी है?
चाहे एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो, बात तो ये रहेगा। हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट दे रखी है 6.6। अगर आप यहाँ पे करोगे तो 50 इंटू 66 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको निकालना है पावर। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क आपका आ गया 50 इंटू 66 बटे टाइम दे रखा था आपको 10 सेकेंड, आई थिंक मेरे ख्याल से 10 ही दे रखा था, हाँ 10 सेकेंड। तो 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल। 66 का 5 गुना कर दो, 5 छक्के 30 का 0 वहां से लगा दी, 5 छक्का 30 होती, ये 330 वॉट हो गया करेक्ट आंसर। तो टोटल उसकी जो पावर का कंजप्शन हुआ वो 330 जूल बोल लो, 330 वॉट बोल दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन पूरे करने भाई। सुरेश ने परचेज किया एक टेबल लैंप जिसमें 960 जूल एनर्जी जो होती है खत्म होती है, कब तक 16 सेकंड जलाने में। पावर बताना है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हो रहा है 960, टाइम कितना है 16, 16 एकम 16, 16 छक्का 96, 60, 60 वॉट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा। 10 डिग्री, जल्दी जल्दी बताइए। अगर 10 डिग्री को कन्वर्ट करो तो आपका 283 केल्विन हो जाएगा। ऐसे तो 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। अब 10 डिग्री अगर आप इसमें और ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 283 केल्विन तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, हीट को कितने प्रकार से ट्रांसफर किया जा सकता है। कंडक्शन का मतलब होता है चालन विधि द्वारा भी हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे कि लोहे की रॉड का गर्म होना। इसमें क्या होता है, पहले लोहे की रॉड का एक सिरा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पूरी रॉड गर्म होती है। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन प्रोसेस के द्वारा, जैसे पानी का गर्म होता है, पहले पानी नीचे गर्म होता है, फिर गर्म पानी ऊपर जाता है। मतलब पानी का खोलना क्या होता है, पानी कैसे खोलता है, पहले गर्म होता रहता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से पानी गर्म होता है। और रेडिएशन मतलब विकिरण प्रोसेस के द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे आग को तापना। तो इन तीनों प्रोसेस से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर जो होता है हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। तो ये मैंने आज आपको पार्ट नंबर सेकंड में साइंस के 57 क्वेश्चन कराए। पार्ट 1 में मैंने आपको 43 क्वेश्चन कराए थे। टोटल मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 100। ये 100 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दो और लोगों में शेयर करो जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। साथ में ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एग्जाम से रिगार्डिंग हर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको हमेशा यहाँ पे देता रहूंगा। और मैं आपको जीके जीएस, अगर आपको लगती है जीके जीएस बोरिंग तो उदय सर बनाएंगे आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।